नमस्ते दोस्तों, हमारे न्यू सक्षम के चैनल एनवीएस एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ कर दी थी और ऑनलाइन क्लासों के अंदर भी हमने मौर्य वंश यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, मौर्य वंश के बाद में हमने यहाँ पर प्रारंभ किया था गुप्त काल, और गुप्त काल के भी हमने यहाँ पर दोस्तों 5 वीडियो यहाँ पर क्लियर कर लिए थे। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पर होगा जो गुप्त काल के अंदर जो राजा महाराजा थे, इनके शासन के बारे में हमने यहाँ पर क्लियर देख लिया था। दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखने वाले थे गुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे वर्तमान में भारत के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था किस आधार पर चल रही है, उसी आधार पर हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे गुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। आज जैसे हमारे भारत के अंदर देखें तो सर्वाधिक शक्तिशाली, जिसके पास में सर्वाधिक शक्तियां होती हैं, वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। अगर व्यावहारिक संविधान के अनुसार देखते हैं तो हमारा होता है राष्ट्रपति, लेकिन व्यावहारिक रूप से वास्तविक रूप से किसके पास में होते हैं? प्रधानमंत्री के पास में होते हैं। वैसे यहां पर भी हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कि सर्वाधिक शक्ति किसके पास में होती थी। क्या राजा की सहायता के लिए भी यहां पर कोई मंत्री परिषद होती थी या नहीं होती थी? मंत्री परिषद के अंदर यहां पर कितने प्रकार के मंत्री होते थे? और जहां से हमारा क्वेश्चन हमारे इस पिछली राजस्थान पुलिस के अंदर भी वहीं से क्वेश्चन आया था, और एक बार यहां पर 2016 वाली रीट के अंदर भी हमसे क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो उसके बारे में भी हम यहां पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं आज गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। देखो दोस्तों, गुप्तकाल के अंदर सर्वाधिक शक्तिशाली यानी सर्वाधिक शक्तियां होती थी किसके पास में? राजा या सम्राट के पास में। राजा या सम्राट के पास में सर्वाधिक शक्तियां होती थी। इस राजा की सहायता के लिए भी यहां पर एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके अंदर अनेक प्रकार के यहां पर मंत्री हुआ करते थे दोस्तों, जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जहां से हमारा राजस्थान पुलिस के अंदर जो क्वेश्चन था, जो रीट का क्वेश्चन था, किस आधार पर एक क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों, उसके बारे में भी यहां पर हमें चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके अंदर अनेक प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। पहला ही पद देख लेते हैं यहां पर, संधि विग्रहक मंत्री। संधि विग्रहक मंत्री, पहला पद कौन सा है? संधि विग्रहक मंत्री। अर्थात यानी इसका तात्पर्य होता है युद्ध व शांति का मंत्री। युद्ध व शांति का मंत्री। अब क्वेश्चन चाहे इधर से पूछ लिया जाए या क्वेश्चन इधर से पूछ लिया जाएगा, किसी भी साइड से हमारे यहां पर लाइन उठा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गुप्त काल के अंदर युद्ध व शांति के मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था संधि विग्रहक मंत्री। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी यहां पर बता चुका हूं कि समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक मंत्री कौन था? हरिसेन था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संधि विग्रहक मंत्री कौन था? जिसके बारे में भी वीरसेन था। वीरसेन, ये दो क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, वीरसेन और हरिसेन। हरिसेन तो किसका था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक मंत्री कौन हुआ? हरिसेन। समुद्रगुप्त का ही पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसका संधि विग्रहक मंत्री कौन था? वीरसेन। और इसी हरिसेन का ही पुत्र था कौन है? वीरसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता भी कौन था? हरिसेन था। जो प्रयाग प्रशस्ति, इसका रचयिता भी हमारे यहां पर कौन था? हरिसेन। उदयगिरी प्रशस्ति का रचयिता कौन था? यहां पर वीरसेन। जो मैंने यहां पर क्लियर बताया था दोस्तों, जो पिछला वीडियो था इसके अंदर मैंने यहां पर बता दिया था दोस्तों। तो संधि विग्रहक मंत्री कौन होता है? युद्ध व शांति का मंत्री होता है। समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक मंत्री कौन हुआ दोस्तों? हरिसेन। और चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य का कौन हुआ? यहां पर वीरसेन के नाम से जाना जाता था। तो पहला पद था संधि विग्रहक मंत्री। संधि विग्रहक मंत्री, युद्ध व शांति का मंत्री। दूसरा पद
महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत, महान है जिसके पास में बल, जिसके पास में महान है बल, वो क्या कहलाता था? सैन्य विभाग का प्रमुख है, सैन्य विभाग का प्रमुख। दोस्तों मुगल गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक शक्तियां किसके पास में होती थी? सेनापति के पास में होती थी, और सेनापति को यहां पर क्या बोला गया है? महाबलाधिकृत, महान है जिसके पास में बल, जिसको हम क्या बोलेंगे? सैन्य विभाग का प्रमुख के नाम से इसे जाना जाता था। तीसरा पद होता था दोस्तों यहां पर राणे बांडा गारिक। दोस्तों कुछ यहां पर दिक्कत आएगी आपको, लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन निश्चित आता है दोस्तों। राणे बांडा गारिक, रण यानी युद्ध भूमि के अंदर, बांडा यानी सामग्री पहुंचाने वाला, रण भूमि में सैन्य सामग्री पहुंचाने वाला, रणभूमि या युद्ध भूमि में सैन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाला, क्या कहलाता था? राणे बांडा गारिक के नाम से इसे जाना जाता था। चौथा पद होता था महादंडपाशिक, महादंडपाशिक। एक पद और देखते हैं यहां पर, महादंड न्यायिक, महादंड न्यायिक। दोस्तों देख रहे हैं यहां पर मैं टिक बना रहा हूं मैं, महादंडपाशिक और महादंड न्यायिक। पहला अक्षर क्या है? प है, पहला अक्षर क्या है? प। यहां पर पहला अक्षर क्या है? न है। पैसे क्या बना? पुलिस विभाग, पैसे क्या बना? पुलिस। पुलिस में भी पहला अक्षर क्या है? प है, और यहां पर पाशिक में भी पहला अक्षर क्या है? पैस। तो पैसे पे मिला देना दोस्तों यहां पर। तो महादंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रमुख, पुलिस विभाग का प्रमुख। महादंड न्यायिक, पहला अक्षर क्या है? न है, तो न्याय, न्याय में पहला अक्षर क्या है? न है, तो न्याय विभाग का प्रमुख, न्याय विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? महादंड न्यायिक कहलाता था। और पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता था, जिसे हम क्या कहते थे यहां पर? महादंडपाशिक के नाम से इसे जाना जाता था। जो राजस्थान पुलिस के अंदर हमारा क्वेश्चन था अब की बार, जो हमारा तीसरा पेपर सेट के अंदर पुलिस की, राजस्थान पुलिस का जो तीसरा पेपर सेट था, जिसके अंदर यहां से क्वेश्चन था अग्रहारिक। लेकिन दोस्तों देखने यहां पर क्वेश्चन क्या था? अग्रहारिक, एक विभाग होता है अग्रहारिक। अग्रहारिक के अंदर क्या होता है? दान विभाग का प्रमुख, दान विभाग का प्रमुख, दान विभाग का प्रमुख, दान विभाग का प्रमुख। क्वेश्चन था हमारा, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था गुप्त काल के अंदर दान विभाग का प्रमुख। जो पेपर 3 नंबर का जो पेपर सेट था हमारा, यहाँ पर पेपर सेट कुल 4 थे दोस्तों राजस्थान पुलिस के अंदर। जो तीसरा पेपर था, इसके अंदर क्वेश्चन था कि दान विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है। ये इधर से क्वेश्चन उसने पूछा था, दान विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है, और ये ऑप्शन यहाँ पर उसने देख रखे थे। तो अग्रहारिक, जो अग्रहारिक होता है उसे हम दान विभाग का क्या कहते हैं? प्रमुख के नाम से जाना जाता है। एक पद होता है अक्षपाटिक। मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, जहां से हमारा रीट में क्वेश्चन था। अक्षपटलिक, अक्षपटलिक, अक्षपटलिक। आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला,
आयव्यय का ब्यौरा रखने वाला क्या कहलाता है, अक्षपटली के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन भी वहीं से भी रीट के अंदर क्वेश्चन भी इधर से था दोस्तों कि आयव्यय का जो ब्यौरा रखा जाता है, जिस व्यक्ति के पास में रखा जाता है, वो व्यक्ति यानी वो पद कौन सा होता था, अक्षपटली के नाम से इसे जाना जाता था दोस्तों। एक पद होता था हमारा, 6 पद हो गए, ये 7वां पद था। 8वां है सॉल्किक और एक 10 नंबर पर पद था गोल्किक। सॉल्किक व गोल्किक, सॉल्किक व गोल्किक। सॉल्किक का स है तो सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों। यहां पर सीमा विभाग, दो राज्यों के मध्य जो सीमा होती है, सीमा विभाग का अध्यक्ष, सीमा विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता है, सॉल्किक। गोल्किक वन विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता है, गोल्किक के नाम से उसे जाना जाता था। तो हमारे यहां पर मैंने आपको 10 विभाग अलग अलग प्रकार से बताए थे दोस्तों गुप्त काल के अंदर। अब ये विभागों की अगर हम चर्चा करें, चाहे हमारा क्वेश्चन इधर से उठा सकता है वो अगला, और चाहे इधर से हमारा क्वेश्चन अगला उठा सकता है दोस्तों। एक हमारा यहां पर हुआ था ध्रुवालिके, यानी भू राजस्व को वसूली करने वाला क्या कहलाता था, ध्रुवालिके के नाम से उसे जाना जाता था। तो दोस्तों हमारे यहां पर कुछ विभाग हैं और इन विभागों के क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे, जहां से हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों। चाहे क्वेश्चन इधर से उठा सकता है, चाहे क्वेश्चन इधर से उठाएगा। अगर क्वेश्चन इधर से उठाएगा तो ऑप्शन हमारे इधर से देगा, अगर क्वेश्चन इधर से उठा रहे दोस्तों हमारे तो ऑप्शन कहां से देगा, इधर से देगा। जैसे हमारा क्वेश्चन आ चुका है दान विभाग का जो प्रमुख होता था, जिसे हम क्या कहते थे, अग्रहारिक के नाम से जाना जाता था। जो आय व्यय का जो ब्यौरा रखने वाला होता था उसे हम क्या कहते थे, अक्षपटलिक के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये तो हुए हमारे दोस्तों गुप्त काल के अंदर अनेक विभाग। अगर हम देखें यानी जो सामंत प्रथा होती है दोस्तों, वो भी गुप्त काल के अंदर ही पहली बार यानी सामंत प्रथा का दृश्य हुआ है, उद्भव हुआ है। तो हमारे किस काल के अंदर दोस्तों हुआ था, गुप्त काल के अंदर। जो चांडाल जाति का उद्भव भी हुआ था वो भी हमारे किस काल के अंदर हुआ था, चांडाल जाति का भी उद्भव हमारे गुप्त काल के अंदर ही हुआ था। सामंत प्रथा और चांडाल जाति का हमें सबसे पहले अगर उल्लेख मिला है तो हमारे एक कहां से मिला था उल्लेख, इसी गुप्त काल के अंदर हमें सबसे पहले यहां पर प्राप्त हुआ था दोस्तों। अगर हम मंदिरों की बात करें दोस्तों, तो भारत के अंदर पहली बार अगर मंदिर बने हुए मिले हमें तो वो गुप्त काल के अंदर ही बने थे। भारत का प्रथम मंदिर कौन सा था दोस्तों, भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा था दोस्तों, भारत का प्रथम ईंटों से बना हुआ मंदिर कौन सा है दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मंदिर बनाने की भारत के अंदर 3 शैलियों का उद्भव हुआ है दोस्तों। तो हम देखें यहाँ पर मंदिर यानी स्थापत्य कला भी मैं बोल सकता हूं, इसके अंदर स्थापत्य कला या मंदिर कला जो हमारे भारत के अंदर पहली बार हुआ है, तो ये गुप्त काल के अंदर ही प्रारंभ हुआ था दोस्तों। देखते हैं दोस्तों पहले शैली यानी मंदिर बनाने की यहां पर शैली। मंदिर बनाने के यहां पर 3 शैलियों का उद्भव हुआ दोस्तों। यहां पर एक शैली होती है नागर शैली, नागर शैली। क्वेश्चन कैसे आता है वो उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों। दूसरी शैली होती है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। और तीसरी शैली होती है यहां पर वेसर, वेसर शैली, वेसर शैली। क्वेश्चन क्या आता है वो देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहां पर शैलियां कितनी है, 3 है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर भारत के अंदर मंदिर बनाने के अंदर कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता था, या दक्षिण भारत के अंदर मंदिर बनाने की शैली यहां पर कौन सी प्रयोग की जाती थी। एक आता है उत्तर भारत, उत्तर भारत में मंदिर बनाने की शैली। पिछली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन था कि दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर मंदिर बनाने की शैली कौन सी थी।
तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रटना मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पहला अक्षर क्या है, द दिख रहा है आपको। दक्षिण में भी पहला अक्षर क्या है, द है, तो द से क्या मिला देना, द मिला देना। दक्षिण भारत के अंदर कौन सी शैली हुई, द्रविड़ शैली हुई। इसके अंदर देखो दोस्तों, ऊपर दो मात्राएं आपको लगी हुई दिख रही हैं क्या, तो दोनों शैलियों का, दो ऊपर हैं दो मात्रा हैं, तो दोनों शैलियों का मिला जुला रूप कौन सी शैली कहलाती है, वेसर शैली कहलाती है। द अगर आपको दिख रहे तो क्या करना है, दक्षिण। अगर द नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, उत्तर कर देना दोस्तों। अगर दो मात्राएं आपको दिख रही हैं तो आपको क्या कर देना, दोनों शैलियों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है दोस्तों, यहां पर वेसर शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये तीन प्रकार की उस समय यहां पर शैलियों का प्रारंभ हुआ था। नागर शैली जो उत्तर भारत के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था, द्रविड़ शैली जिसके अंदर दक्षिण भारत का यहां पर प्रयोग किया जाता था, वेसर शैली का मतलब है दोनों शैलियों का यहां पर मिला जुला रूप क्या कहलाता था, वेसर शैली के नाम से यहां पर जाना जाता था दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि भारत का प्रथम मंदिर कौन सा था, या भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, और भारत का प्रथम ईंटों से बना हुआ मंदिर कौन सा है। ये तीन क्वेश्चन यहां पर काफी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। ये तीन मैंने आपको यहां पर क्या बनाई है, शैली में बनाई है। अब देखते हैं भारत का प्रथम मंदिर या गुप्त काल के अंदर मंदिर बने हैं, तो किस काल में बने हैं दोस्तों, गुप्त काल के अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं प्रथम मंदिर, भारत का प्रथम मंदिर कौन सा है। भारत का प्रथम मंदिर था दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। भारत का प्रथम मंदिर कौन सा माना गया है, दशावतार मंदिर माना गया है, जो देवगढ़ झांसी का है। कहां पर है, देवगढ़ झांसी में, देवगढ़ झांसी के अंदर। भारत का अगर प्रथम मंदिर की बात करें तो प्रथम मंदिर कौन सा है, दशावतार मंदिर है, जो विष्णु भगवान के शेष शाही प्रतिमा का यह अवतार है साहब। और इसी दशावतार मंदिर यह कहां पर बना हुआ है, देवगढ़ झांसी के अंदर मंदिर है। अगर यही मंदिर भारत का प्रथम शिखर चोटी शिखर युक्त मंदिर भी से माना गया है, तो भारत का प्रथम मंदिर कौन सा हुआ, दशावतार मंदिर है, जो देवगढ़ झांसी के अंदर स्थित है दोस्तों। अगर दूसरा की बात करें कि दूसरा मंदिर या गुप्त काल का द्वितीय मंदिर कौन सा था, तो उदयगिरी, द्वितीय मंदिर है उदयगिरी का मंदिर, उदयगिरी का मंदिर, उदयगिरी का मंदिर है दोस्तों। अगर दूसरा की बात होगी गुप्त काल के अंदर तो दूसरा गुप्त काल का मंदिर हमारा कौन सा हुआ, उदयगिरी का गुहा मंदिर है। विष्णु भगवान का यह गुहा मंदिर है, जिसके अंदर गुहा मंदिर स्थित है। तीसरा बात, अगर तीसरे मंदिर की बात करें कि गुप्त काल का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, गुप्त काल का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, B3 गांव का, B3 गांव जो कानपुर में पड़ता है दोस्तों। B3 गांव का मंदिर है, जो भारत का प्रथम ईंटों से बना हुआ मंदिर है। भारत का प्रथम ईंटों से बना हुआ मंदिर कौन सा है, B3 गांव का विष्णु मंदिर है, जो ईंटों से बना हुआ भारत का प्रथम मंदिर माना गया है। तो भारत का अगर प्रथम मंदिर की बात होगी तो कौन सा होगा, दशावतार मंदिर होगा। अगर भारत के अंदर पहला शिखर युक्त मंदिर की बात होगी तो हमारा कौन सा होगा, दशावतार का मंदिर होगा। अगर भारत का प्रथम ईंटों से बना हुआ मंदिर की बात होगी तो हमारा ईंटों से बना हुआ मंदिर कौन सा है, B3 गांव कानपुर का मंदिर है। हमारी गंगा और यमुना नदियों की जो मूर्तियां भी अगर बनाई गई हैं तो हमारे इसी गुप्त काल के अंदर बनाई गई थी। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर,
नचना कुठारा का पार्वती मंदिर भी बनाया गया है और यह भी किस काल के अंदर बनाया गया था दोस्तों, गुप्त काल के अंदर ही बनाया गया था। गंगा और यमुना नदी की अगर मूर्तियों की बारे में चर्चा करें तो पहली बार ये दोनों मूर्तियां भी किस काल के अंदर बनाई गई थी, गुप्त काल के अंदर ही बनाई गई थी। तो ये हमारे यहाँ पर गुप्त काल के कुछ यहाँ पर प्रथम मंदिरों के बारे में यहाँ पर दोस्तों चर्चा की है। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अजंता की गुफाएं जो गुप्त कालीन है। अगर काल की बात होगी कि अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी, अजंता के अंदर कुल कितनी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं और अजंता की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं, इसके अंदर भी अगर हम देखें कि ये बौद्ध कालीन है तो क्यों संबंधित, इनको बौद्ध कालीन क्यों माना गया है, इसके बारे में हम यहां पर दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों।